जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डीप एनालिसिस विद सफियान। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट टू पढ़ेंगे। पार्ट वन में हमने देखा कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट में जो है ना एक्सटेंशन हुई, और उसके बाद किस तरह उसने जो ना अपनी सेंट्रल अथॉरिटीज जो सब कॉन्टिनेंट में थी उनको किस तरह वीक किया और कैसे पूरा कंट्रोल हासिल किया। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि यूके ने किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया। तो यहाँ से इनकी टसल स्टार्ट होती है और इसका बैकग्राउंड था। सबसे पहले फेमाइन। तो बंगाल में 1769 में और से लेकर 1770 तक एक फेमाइन आया और एक कैद आया जिसमें तकरीबन 10 मिलियन के करीब लोग जो है ना वो लुकमा अजल बन गए। जिससे ये वाज़ह होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किस तरह फेल हुई, और उन्होंने जो असल में जो वॉर ऑफ बक्सर थी उसके बाद जो बंगाल का सारा निज़ाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। तो उसके जो उहदेदारान थे, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसने बहुत ज़्यादा करप्शन की। करप्शन के बाद उसने अपनी ज़ाती तजारत जो थी, पर्सनल इंटरेस्ट जो उसकी ट्रेड थी, उसको ज़्यादा फ़रोग दिया और उसके साथ ही बंगाल में कैद आ गया। जब कैद आया तो उसके बाद ना कि अवाम के जो टैक्सेस हैं उनको माफ़ करने के, बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, बहुत ज़्यादा लगान लगा दिया। तो इस तरह जो है ना उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बुरी तरह फ्लॉप हुई, और ये सारी चीज़ें जो थी वो बरतानिया की जो पार्लियामेंट है वो देख रही थी। तो उसने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की इंतज़ामिया को दुरुस्त करने के लिए और इंसाफ के लिए जो इक़दामात उठाए, वो वक़्त के साथ-साथ जो है ना उनमें आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट आती गई। और हम यही पढ़ेंगे कि आज वो कौन-कौन से इक़दामात थे और वो कौन से कवानीन थे जो लागू किए गए। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ से भी लेजिस्लेचर प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होता है। और सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसने पास किया। तो इसमें उसके बाद जो है ना रॉयल जो अप्रूवमेंट थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू हुआ, जिसके मुताबिक जो तमाम गवर्नर्स थे, जो तमाम गवर्नर ऑफ बंगाल के मुतहद कर दिया गया। ठीक है। सेंट्रल पावर जो थी, ठीक है, वो गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया, जैसे फोर्ट विलियम भी बोलते हैं। यानी कि जो मद्रास है और उसके बाद जो मुंबई की प्रेसिडेंसी है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ बंगाल है। तो इसमें जो है ना इसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना वो कहा गया। यानी पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वेरिन एस्टिंग थे, ठीक है, जो तकरीबन 12 साल जो है ना वो गवर्नर रहे। अब गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो उसके 4 मेंबर थे, और गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी और उसके पास ज़्यादा इख्तियारात भी नहीं थे, जिसकी वजह से जो वारेन हेस्टिंग थे उन्होंने अपनी जो पोस्ट है उससे जो है ना वो आप कह सकते हैं कि रिज़ाइन किया। और उसके बाद जो है ना वो एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में जो है ना उसका क़याम अमल में आया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कायम की गई, और सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा अम्फे थे, और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे। और ये क्रिमिनल और सिविल जो मुकदमात हैं, ठीक, केसेस हैं, उनकी अपील सुनने का हक रखती थी। और एक एक इसमें 24 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर थे, जो हर 6 साल बाद, यानी कि उनमें से 6 जो है ना वो हर साल बाद रिटायर हो गए, और उनकी मुद्दत जो है ना वो 4 साल हो गई। तो ये इसमें रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो जो पिट्स थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे। तो उन्होंने जो है ना वो इंडियन एक्ट 1784 में आया। इसमें जो एग्ज़ेक्टिव काउंसिल जो पहले 4 जिनकी तादाद थी, अब उसको कम करके 3 कर दिया गया, और गवर्नर जनरल जो था उसको वीटो पावर दे देगी। ठीक है। तो उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो एक इंट्रोड्यूस करवाया गया लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसके लिए, जिसमें जो है ना वो 6 मेंबर्स थे। तो यानी अब ये क्या था? अब जो पे इसमें जो ना बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उनको जो इंतज़ामी अमूर थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात थे उनसे हटाकर जो पहली बार हिंदुस्तान में जो है ना वो कंपनी की मलकियत को जो है ना वो बरतानिया की मलकियत कह दिया गया। यानी कि कंपनी के तमाम जो इख्तियारात थे वो बरतानिया को शिफ्ट हो गए। तो उसके चलाने के लिए जो है ना वो प्रीवी काउंसिल जो थी जो
प्रीवी काउंसिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो 6 मेंबर थे, जिनमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था और एक एक्सचेकर भी था, तो उनको जो है ना वो बोर्ड उन पर जो मुश्तमिल जो है ना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो इस तरह जो है ना वो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ जो है ना वो 1857 तक जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है तब तक जो है ना ये चलता रहा। उसके बाद चार्टर एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये आया कि 20 साल के बाद जो है ना वो एक चार्टर एक्ट आएगा, जिसमें जो है ना वो उस सारी सूरत हाल को जो है ना वो देखा जाएगा, जो कंपनी के मामलात हैं उनको देखा जाएगा। और उसके साथ-साथ जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में होने वाली तब्दीलियों के बाद जो है ना हालात को देखते हुए हम जो है ना वो एक एक्ट लाएँगे और उसमें जो है ना वो तब्दीली करेंगे। तो इसी असना में जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके 20 साल बाद 1793 में जो है ना वो एक चार्टर एक्ट आया। इसके मुताबिक इस जो चार्टर एक्ट है इसमें जो है ना वो 20 साल के लिए कंपनी की जो तिजारत है, ट्रेड है उसकी मंजूरी दे दी गई। ठीक है? और इसमें यही कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो 6 मेंबर जो प्रीवी काउंसिल के थे और जिनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था, जिसमें एक्सचेकर भी था, तो उनकी जो तनख्वाहें, उनकी जो सैलरी है वो हिंदुस्तान के जो सरकारी खजाना उससे जो है ना वो अदा की जाएगी। तो 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1813 में आया, जिसमें कंप्लीटली जो मोनोपोली ऑफ ईआईसी थी वो यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है? इसमें जो है ना वो सिर्फ़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे, वो अपना जो इख्तियारात है उनको ठीक इस्तेमाल करे। उसके बाद 20 साल के बाद जो चार्टर एक्ट जो है वो हमारे पास 1833, इसमें जो इंडिया में स्लेवरी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया और कंप्लीटली तौर पर जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, वो ख़त्म कर दी गई। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको टी ट्रेड जो है वो अमेरिका को और अफ़्यूम जो है ना वो चाइना को जो है ना उसकी ट्रेड की इजाज़त थी। बाकी तमाम जो इख्तियारात थे वो वापस ले लिए गए। बाकी जो तमाम जो मोनोपोलीज़ थी इनकी उनको ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें ये भी था कि जो अब यानी कि तमाम जो अंग्रेज़ लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो और भी कंपनीज़ को इजाज़त दे दी गई कि वो जो है ना इंडिया में तिजारत कर सकते हैं। पहले यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाहिद कंपनी थी जो सरपरस्ती में यूके गवर्नमेंट की सरपरस्ती में जो है ना वो तिजारत करती थी। लेकिन अब जो है वो तमाम कंपनीज़ को इजाज़त दे दी गई कि वो भी सब कॉन्टिनेंट में जो है ना वो तिजारत की गर्ज से आ सकते हैं। उसके बाद 4 मेंबर जो थे वो एग्ज़ेक्टिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल की एग्ज़ेक्टिव काउंसिल थी उसमें जो है ना ऐड किए गए। अब एक चीज़ और इसमें ऐड करूँ कि जो हमारे पास जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ओहदा था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। ठीक है? अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक है? तो इसमें जो लॉर्ड मैकाले था वो लॉ मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए जो है ना वो लॉ मेंबर नामज़द हुए, ठीक है? लेकिन ये टेम्परेरी था, इसको जो है ना वो परमानेंट नहीं किया गया, ठीक है? गवर्नर जनरल जो कन्वर्ट गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसमें पहली दफ़ा जो इंडियन गवर्नमेंट जो सर्विसेज़ है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसकी जो है ना वो सिलेक्शन जो है ना ओपन मेरिट पर जो है ना ओपन सिलेक्शन इसकी थी। अब इसके बाद जो है ना फ्यूम वार होती है क्योंकि बर्तानिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इख्तियारात दिए थे कि वो जो टी ट्रेड है वो अमेरिका यानी कि अमेरिका में टी ट्रेड कर सकती है और चाइना में जो है ना ये फ्यूम वार थी। तो किंग डायनेस्टी थी चाइना में उस वक़्त 1839 में जो है ना, तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज़ से रोका कि वो फ्यूम जो है ना वो उसकी तिजारत ना करें। लेकिन ये बाद में आए तो इनके दरमियान जो है ना वो एक वॉर हुई, फ्यूम वॉर, ये 3 साल पर मुहित थी। लेकिन इसमें जो है ना वो चाइना को शिकस्त हुई और इसके बदले में जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस यूके गवर्नमेंट ने जो है ना इसकी जो हांगकांग की बंदरगाह हांगकांग पर जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया। तो ये फ्यूम वॉर थी। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौज़ी ने जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया। असल में ये क्या था कि अगर कोई भी स्टेट है तो उसका कोई नवाब ठीक है वो फ़ौत हो जाता है तो उसकी अगर कोई औलाद नहीं है तो वो उसके मरने के बाद जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मलकियत में चले जाएगा। यानी कि वो रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी की मलकियत हो जाएगी अगर उस नवाब की कोई अपनी औलाद नहीं है।
तो इसमें जो है ना वो मुख्तलिफ जो रियासतें हैं, मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, उन्होंने एहतजाज किया। तो जिसमें झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई है, मराठों की रियासत है। तो इसके यही जो वजह थी बेसिकली, जो मेन कॉजेज़ है उनमें एक कॉज़ है वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। ये लॉर्ड लॉर्ड डलहौज़ी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया, उसमें एक ये भी था। अच्छा, उसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। वही 20 साल का पीरियड है जो 1833 से लेकर 1853 तक बनता है। तो इसमें जो है ना अब मुख्तलिफ जो है ना आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आई, जिसमें सिविल सर्विसेज एक्ट 1853, ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो 24 थे, अब उनको रिड्यूस कर दिया गया, वो 18 हो गए। तो अब एग्जेक्टिव मेंबर्स इंक्रीज 6 टू 12 है। पहले जो 6 मेंबर थे, जो प्रीवी काउंसिल जी, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो अपर हाउस है यूके का, उसके जो 6 मेंबर्स थे जिनमें एक्सचेकर्स भी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया और इनको जो एग्जेक्टिव पावर्स दे देंगे ज़्यादा। तो ये 6 यानी कि 6 टू 12 हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है ना वो आपका रिड्यूस कर दिया गया और एग्जेक्टिव जो मेंबर्स थे इनको इंक्रीज कर दिया गया। तो इसके बाद फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 1847 में जो है ना उसको एस्टेब्लिश किया गया। इंडियन रेलवे जो है ना उसको एस्टेब्लिश किया गया 1853 में। और उसके बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कनिंग थे। और लॉर्ड लॉ मेंबर जो हमारे पास लॉर्ड मेकाले था, उसको टेम्पररी जो है ना वो सेलेक्ट किया गया, लेकिन अब उसको फुल मेंबर बना दिया गया और उसको इख्तियार दे दिए ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को तरतीब दे सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसमें जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट 1 में हमने उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, किस तरह उसने जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ थी उनको वीक किया और पूरे जो हिंदुस्तान है उस पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोलीज़, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के बाद, उनकी करप्शन के बाद जो है ना वो हालात जो है ना वो बिगड़ने शुरू हुए। उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज़ थे, उनकी वजह से यूके जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है ना वो इंटरवेन किया और कंपनी की मोनोपोलीज को ख़त्म करके जो अपना सिस्टम था वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, ताकि वो यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट है उसको कॉलोनी बना सकें और सारे इख्तियारात जो है ना वो यूके गवर्नमेंट के पास चले गए। तो इस तरह जो है ना ये हमने मुख्तलिफ चार्टर एक्ट पढ़े कि किस तरह जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये यूके की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया और यहाँ जो अपने कदम जमाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम जो नेक्स्ट जो है ना वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे और इस तरह ये सिलसिला जो है ना वो चलता जाएगा। गॉड ब्लेस यू।